फ्रेंड्स, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। तो आज जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो स्टोन एज का सेकंड टॉपिक है। इसके पहले हमने स्टोन एज का एक टॉपिक पैलियोलिथिक एज, जिसको पूरा पाषाण काल कहते हैं, उसकी चर्चा की थी। अब उसी पाषाण काल के दूसरे वर्गीकरण में आते हैं कि उसको हम मध्य पाषाण काल के नाम से जानते हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो मध्य पाषाण काल के रूप में आप देखेंगे। ये है मध्य पाषाण काल। इसको इंग्लिश में मेसोलिथिक एज के नाम से हम जानते हैं। इसका जो काल है वो है 9000 से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक। 9000 से लेकर के 4000 ईसा पूर्व तक इसका काल है। यह एक मध्यवर्ती काल है अर्थात इसको हम संक्रमणकालीन काल के नाम से भी जानते हैं। मतलब ये हुआ कि इसको संक्रमणकालीन काल हम इसलिए कहे कि इस समय इस काल में कुछ प्रवृत्तियां पहले की काल की है और कुछ बाद के काल की है। अर्थात कुछ पूरा पाषाण काल की है और कुछ नव पाषाण काल की है, और इसीलिए इसको हम मध्य पाषाण काल के नाम से जानते हैं। यह एक संक्रमण काल है। तो इस काल के विषय में यह कहा जाता है कि इस काल के विषय में, ये संक्रमण काल के विषय में सबसे पहले 1857 ईस्वी में ठीक सीएल कार्लाइल ने विंध्य के क्षेत्र में छोटे छोटे उपकरण अर्थात जिसको हम लघु पाषाण उपकरण कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में माइक्रोलिथ कहते हैं, कि सीएल कार्लाइल को सबसे पहले 1857 ईस्वी में विंध्य के क्षेत्र में छोटे छोटे पत्थर के उपकरण अर्थात लघु पाषाण उपकरण के साक्ष्य मिले। इसलिए इसे हम कहते हैं कि यह काल जो था वो संक्रमणकालीन काल या कहते हैं मध्य पाषाण काल या मध्य पाषाण बीच के काल को हम इसको कहते हैं मध्य पाषाण काल। अर्थात जो छोटे छोटे लघु पाषाण उपकरण मिले, इसी आधार पर इस काल का एक अलग नामकरण दे दिया गया। तो इसमें आप देखेंगे कि अब देखिए जो पत्थर के उपकरण मिले, हमने कहा कि लघु पाषाण उपकरण, ये जो आप देख रहे हैं सामने है कि पत्थर के अब छोटे छोटे उपकरण मिले हैं। मतलब इस मध्य पाषाण काल में पत्थर के छोटे छोटे उपकरण मिले। समय के हिसाब से जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, ठीक है, समय आगे बढ़ा तो उसके हिसाब से जनसंख्या बढ़ी, जनसंख्या के हिसाब से लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी। तो इस समय क्या था कि इस समय का जो काल था, आप कह सकते हैं कि इस समय जलवायु शुष्क और गर्म होने लगा, तो धीरे धीरे लोगों का जीवन क्या हुआ, आसान हो गया। इसके पहले लोगों का जीवन थोड़ा टफ था, अब लोगों का जीवन धीरे धीरे आसान होने लगा। तो अब जब समय आगे बढ़ा, जनसंख्या बढ़ी, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी, तो उन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए इस समय क्या था कि इस समय के लोगों ने अपने उपकरण को, पत्थर के उपकरण को छोटा रूप देना शुरू किया, शार्प बनाना शुरू किया, ताकि अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। अब देखिए जो इसमें उपकरण साफ जो दिख रहे हैं, ये अपेक्षाकृत पहले की अपेक्षा देखिए ये सारे उपकरण ये शार्प हैं, छोटे छोटे हैं। इस समय का जो उपकरण है वो 1 से लेकर के 8 सेंटीमीटर तक के बीच का है। मतलब इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 1 से लेकर के 8 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई है। तो ये इस समय का ये लघु पाषाण उपकरण है। हमने देखा इसको कि जो सबसे पहले 1857 में सीएल कार्लाइल को विंध्य के क्षेत्र में मिला था, और इसीलिए इस काल को हम देखते हैं, इस काल को ये पाषाण काल के नाम से हम जानते हैं। तो अब देखिए ये जो काल है जिसमें हमने कहा कि ये जो काल है ये हमने लिखा है इसको मध्य पाषाण काल। और इसमें आपने देखा, हमने बताया कि सबसे पहले इस काल के विषय में 1857 ईस्वी में सीएल कार्लाइल को जानकारी मिली।
यह एक संक्रमण कालीन काल है जिसमें कुछ वृत्तियां पहले से अर्थात पूरा पाषाण काल की है और कुछ बाद की नव पाषाण काल की है, इसलिए इस काल को मध्य पाषाण काल के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के रूप में कि पूरा पाषाण काल से जीविकोपार्जन के कुछ साधन थे पूरा पाषाण काल में, जैसे शिकार करना, मछली पकड़ना, खाद्य संग्रह करना। तो ये 3 वृत्तियां तो पूरा पाषाण काल की है, लेकिन इस समय जीविकोपार्जन का एक साधन कह सकते हैं कि वो पशुपालन भी हो जाता है और यह पशुपालन नव पाषाण काल की देन है। तो इसीलिए हमने कहा कि बीच का एक संक्रमण कालीन काल है जिसमें कुछ वृत्तियां पहले से और कुछ बाद की विद्यमान है। तो अब हम इस मध्य पाषाण काल के विषय में हम एक एक करके अब चर्चा करते चलेंगे। देखिए हमने पहले कहा था, पहले की वीडियो में आप देखे होंगे, उसमें हमने कहा था कि इस पाषाण काल के विषय में जब भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं, हम पर चर्चा करते हैं, तो इसके प्रारंभिक काल की बात कर रहा हूं कि जब समय का विकास कम हुआ है। तो उसमें क्या है कि इस काल में जो प्रमुख उपकरण मिले उसकी बात करेंगे, साथ ही साथ इस काल में वो उपकरण किन क्षेत्रों से मिले उसकी बात करेंगे। तो 2 चीजों की पर हमने अपने कक्षा को कंसंट्रेट किया था, क्लास को कंसंट्रेट किया था। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो वैसे वैसे अब लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी, जिसकी हम चर्चा की है, बताए हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि जब रिटेन साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है, पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर इतिहास को लिखा जाता है, तो उस इतिहास, उस काल के विषय में, उस काल के राजनीतिक और सामाजिक विषय में हमारी जानकारी नहीं हो पाती, इसलिए कि यह दोनों वैचारिक चीज है और वैचारिक चीज के लिए लिखित साक्ष्य का होना जरूरी है। जबकि जिस काल में पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर इतिहास को लिखा जाता है, तो उस काल में क्या होता है कि उस काल के आर्थिक और सांस्कृतिक पक्ष के विषय में ही जानकारी मिल पाती है और पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर हम राजनीतिक और इसके साथ साथ सामाजिक पक्ष के विषय में जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते, इसलिए वो वैचारिक पक्ष है। तो अब हम यहाँ पर मध्य पाषाण काल में जो हमारे पास प्रमाण मिले हैं, उस प्रमाण के आधार पर इस काल के आर्थिक और सांस्कृतिक पक्ष के विषय में हम चर्चा करेंगे और इसी में हम आपको बताएंगे कि इस काल के जो उपकरण हैं वो कहाँ कहाँ मिले हैं, इस काल में आर्थिक क्षेत्र में कुछ गतिविधियां हुई कि नहीं हुई। तो जो हमारे पास प्रमाण मिले हैं पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर, उसी प्रमाण से हम आर्थिक और सांस्कृतिक पक्ष के विषय में केवल जानकारी प्राप्त करेंगे, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के विषय में जानकारी प्राप्त नहीं होगी, इसलिए वो वैचारिक क्षेत्र होता है और उसके लिए लिखित साक्ष्य का होना जरूरी है। अब चलिए हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम बताते हैं सबसे पहले कि इसका जो काल है वो काल की चर्चा हमने भी किया, आपको बताया कि 9000 से लेकर के 4000 ईसा पूर्व तक इसका काल है। ठीक है, 9000 से 4000 ईसा पूर्व तक इसका काल है। इस समय का कि जो प्रमुख उपकरण है वो प्रमुख उपकरण है लघु पाषाण उपकरण, लघु पाषाणोपकरण, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं माइक्रोलिथ, जिसको कहते हैं लघु पाषाणोपकरण। इसके साथ साथ अन्य प्रकार के उपकरण मिले, ये तो मुख्य उपकरण हो गया, जैसे नौचंद्राकार, त्रिकोण, ये सब इस समय के प्रमुख ये उपकरण के साथ साथ अन्य उपकरण थे जो कि मिले हैं इस काल में। हमने अभी आपको चित्र में दिखाया था कि इस समय के इस काल के प्रमुख उपकरण के साथ साथ अन्य जो उपकरण मिले हैं उसको दिखाया था कि मध्य पाषाण काल के उपकरण कौन कौन से थे, किस प्रकार के थे। अच्छा देखिए, ये जो पत्थर के उपकरण मिले तो इसके पहले आपने देखा था पूरा पाषाण काल में कि जो पत्थर के उपकरण मिले थे वे उपकरण क्वार्टजाइट पत्थर के साथ साथ चर्ट, जैस्पर, फ्लिंट नामक पत्थर से बनाए गए थे। अब देखिए इस काल में मध्य पाषाण काल में क्वार्टजाइट, चर्ट, जैस्पर, फ्लिंट के साथ साथ कैल्सिडोनी, स्फटिक, कार्मेलियन जैसे कीमती पत्थरों के भी उपकरण के हमें प्रमाण मिले हैं।
तो आपने देखा कि इस समय जो उपकरण मिले वे उपकरण किस प्रकार के पत्थर से निर्मित थे, इसकी चर्चा हमने किया। ये पॉइंट नोट करने वाली है कि परीक्षा में, प्रीलिम्स परीक्षा में कोई भी परीक्षा होगा वहां से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए, इसके हम प्रमुख क्षेत्र की चर्चा करेंगे, अर्थात इस समय जो हमारे पास प्रमाण मिले हैं उससे दो क्षेत्र की चर्चा करेंगे, एक आर्थिक क्षेत्र और दूसरे सांस्कृतिक क्षेत्र। एक आर्थिक क्षेत्र और दूसरा क्षेत्र है सांस्कृतिक क्षेत्र। अब देखिए, आर्थिक क्षेत्र में जो आप जानते हैं जैसा कि जब भी किसी काल के आर्थिक स्थिति की हम चर्चा करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर की हम चर्चा करेंगे, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। अब देखिए, जो प्रमाण मिले हैं उससे किन किन क्षेत्रों के विषय में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो उसको ही हम लेकर के चलेंगे कि जो प्रमाण मिले हैं इस समय, उस प्रमाण के आधार पर सिर्फ हम प्राथमिक क्षेत्र की चर्चा करेंगे और प्राथमिक क्षेत्र के साथ साथ द्वितीय क्षेत्र की चर्चा करेंगे। तो जो प्रमाण मिले उससे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के विषय में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे कृषि का, पशुपालन का और शिल्प एवं उद्योग का। यही प्रमाण जो हमारे पास जो प्रमाण मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, उससे इन्हीं क्षेत्रों के विषय में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आर्थिक क्षेत्र में हम देखेंगे इस समय कृषि, फिर पशुपालन और फिर शिल्प एवं उद्योग, इतने चीजों की चर्चा हम करेंगे। देखिए, कृषि में आप देखिए इसमें कि अब कैसे हमें इस बात की जानकारी होती है या इसकी चर्चा करते हैं कि इस समय कृषि का विकास हुआ था। क्योंकि हम आगे चर्चा करेंगे कृषि नवपाषाण काल की देन है, लेकिन यहां पर भी कृषि के साक्ष्य हमें मिले, कुछ प्रमाण मिला जिसके आधार पर कह सकते हैं कृषि का विकास हुआ था। वो आधार क्या है? कृषि में हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की दो जगह हैं, महदहा और दमदमा। तो महदहा और दमदमा से ये दो प्लेस हैं, ये देख लीजिए, महदहा एवं दमदमा से सिल एवं लोहे के साक्ष्य मिले हैं। तो महदहा और दमदमा से सिल एवं लोहे के साक्ष्य मिले, इसका मतलब ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वर्तमान में सिल और लोहे की जो उपयोगिता है वह उपयोगिता है कृषि जनित वस्तुओं को पीसने के लिए। तो यह अनुमान लगाया गया कि इस प्रकार के औजार जब उस समय मिले तो इसका मतलब यह है कि तत्कालीन समय में भी क्या होता होगा कि कृषि जनित वस्तुओं को पीसा जाता होगा। उस समय चूंकि कृषि का विकास नहीं हुआ था तो जंगली पौधों से जो अनाज के तौर पर कुछ निकलता होगा उसको बहुत संभव है कि सिल और लोहे पे पीस करके और उसको खाद्यान्न के रूप में लोग प्रयोग करते होंगे। इसके साथ साथ हम देखते हैं, इस प्रमाण के साथ साथ हम देखते हैं सेकंड प्रमाण के रूप में कि राजस्थान के सांभर झील से 7000 ईसा पूर्व के पौधे उगाए जाने के साक्ष्य हमें मिले हैं। इसका मतलब कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मध्य पाषाण काल की अगर हम बात करें तो इसमें यह होता है कि 7000 ईसा पूर्व में कहां पर, राजस्थान के सांभर झील में पौधे उगाए जाने के साक्ष्य मिले। ये कृषि से अब जो हमारे पास प्रमाण मिले हैं उससे हम ये अनुमान लगाए कि इस समय संभवतः कृषि का विकास हुआ होगा। दूसरी बात कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के भी प्रमाण मिले हैं। जैसे हम देखते हैं कि लंगनाच और दमदमा से पशुओं की हड्डी और अधजली हड्डी के हमें साक्ष्य मिले। पशुओं की हड्डी और अधजली हड्डी के साक्ष्य मिले कहां से? लंगनाच और दमदमा से। इसका मतलब यह है कि इस समय के लोग पशुपालन करते होंगे। यद्यपि
कि बागोर और आदमगढ़, बागोर प्लेस है राजस्थान में और आदमगढ़ है मध्य प्रदेश में, वहां से पशुपालन के हमें प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ध्यान रखना है कि पूछेगा, पीटी में पूछेगा कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले, वो आपको समझा दिया हूं, बता दिया हूं, इसको आपको देखना है कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य यहां से मिले हैं। दूसरी बात कि शिल्प एवं उद्योग की बात करें तो इस समय हम देखते हैं कि लंघनाद से और चौपानी मांडो से, दो प्लेस है लंघनाद और चौपानी मांडो, यहां से हमें क्या है कि मिट्टी के बर्तन के हमें प्रमाण मिले हैं। अर्थात इस समय के लोग शिल्प एवं उद्योग से भी परिचित थे, मिट्टी के बर्तन इत्यादि अपने उपयोग के लिए बनाते होंगे। ये आपने देखा शिल्प एवं उद्योग में कि यहाँ के लोग इस तरीके से परिचित थे। यद्यपि कि हम बात करते हैं कि कुंभकारी का जो शुरुआत होता है वो नवपाषाण काल के दिन है, लेकिन इस समय वो अनगढ़े हाथ से ही मिला बना करके करते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, तो वो यहां से हमें प्रमाण मिले हैं। इसका मतलब ये है कि इस काल के लोग शिल्प एवं उद्योग से भी परिचित थे। तो ये आपने देखा कि आर्थिक क्षेत्र में कि कैसे जो प्रमाण मिले हैं उस प्रमाण से कैसे हम इसके आर्थिक क्षेत्र के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर आपने ये भी देखा कि जो इस काल के महत्वपूर्ण प्लेस है हमने उसकी भी चर्चा किया, इसके साथ साथ उस प्लेस से क्या क्या चीज हमें मिला है हमने इसकी भी चर्चा किया। तो इस तरीके से आप देख रहे थे कि हम इस काल में आर्थिक क्षेत्र में किन किन चीजों की हमने चर्चा किया। मदाहा, दमदमा, ये आपने देखा, राजस्थान का सांभर झील, ये एक सब प्लेस है कि कहां कहां के हमें बताते चले हैं। पशुपालन के विषय में उसी तरीके से आपने देखा कि कैसे किन किन क्षेत्रों से पशुओं की हड्डी और जल हड्डी के साक्ष्य मिले हैं। शिल्प एवं उद्योग में हमने उसी तरीके से कहा लंघनाद से, दमदमा से। तो ये चीज, इसके साथ साथ मिट्टी के बर्तन के साथ साथ यहाँ पर दूसरी बात है कि सींग के भी उपकरण मिले हैं। मध्यपाषाण काल में पशुओं के सींग के उपकरण मिले हैं। इसका मतलब यह है कि इस समय के लोग छोटे छोटे जो शिल्प और उद्योग है उससे परिचित रहे होंगे। मध्यपाषाण काल के हम सांस्कृतिक क्षेत्र की चर्चा करेंगे। अभी हमने जैसा कि आपसे कहा कि जब साहित्यिक साक्ष्य नहीं होता है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य होता है, तो उस साक्ष्य के आधार पर सिर्फ आर्थिक और सांस्कृतिक पक्ष के विषय में हम अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास साहित्यिक साक्ष्य भी उपलब्ध हो जाता है तो हम राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के विषय में अनुमान लगाते हैं। यहाँ पर चूंकि हमारे पास रिटन एविडेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को लिखा गया है, इसलिए इसका वैचारिक पक्ष गौण होगा और इसमें आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र की केवल हम चर्चा करेंगे। अब देखिए कि जो मध्य पाषाण काल में जो हमारे पास उपकरण मिले, जो प्रमाण मिले हैं, जो खुदाई से अवशेष मिले हैं, उसके आधार पर हम आर्थिक के साथ साथ सांस्कृतिक क्षेत्र के विषय में भी अनुमान लगाते हैं। जैसे सांस्कृतिक क्षेत्र में हम देखेंगे इस काल में हम बात करेंगे भोजन की, इसके साथ साथ हम बात करेंगे आवास की, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे अंत्येष्टि क्रिया की, अंतिम संस्कार की हम बात करेंगे। अब देखिए इस समय जो भोजन था मध्य पाषाण काल में वह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का लोग प्रयोग करते थे। हम देखते हैं कि दमदमा महदाहा से गर्त चूल्हे का साक्ष्य मिला। गर्त चूल्हा का मतलब गर्त चूल्हा का मतलब जमीन के नीचे गड्ढा खोद करके चूल्हा बनाया गया। और दमदमा महदाहा से हमने कहा कि गर्त चूल्हे का साक्ष्य मिला और उस चूल्हे में अधजले हड्डी का साक्ष्य मिला। तो इससे यह निष्कर्ष निकाला, इतिहासकारों ने, विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला कि इस समय बहुत संभव है कि इस समय के लोग पशुओं को मार करके
और उसको ऐसे ही जमीन के नीचे गड्ढा, जो चूल्हा बनता था जमीन के नीचे गड्ढा खोद करके उसमें भूनते थे पशुओं को, और भून करके उसके मांस को भोजन के रूप में प्रयोग करते थे। तो यहाँ पर हमने कहा कि शाकाहारी तो समझ ही रहे, शाकाहारी भोजन में क्या था, कंदमूल फल इकट्ठा करते थे, लोग खाते थे। जंगली पौधे मिले हैं, उससे खाद्यान्न मिलता था, उसको खाते थे। जैसे हमने कहा सिल और लोहे का प्रमाण मिला है, तो उसी तरीके से पशुओं को मारते थे और उसको भून करके उसका मांस खाते थे। तो ये आपने देखा कि हमने कहा कि भोजन में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का दोनों चीजों का प्रयोग होता था। दूसरी बात यहाँ पर कि आवास की अगर हम बात करें तो इस समय मध्य पाषाण, इसके पहले आवास के हमें प्रमाण नहीं मिले। पूरा पाषाण काल में कहीं पर भी हम देखते हैं कि आवास के प्रमाण नहीं मिले। लोगों का जीवन प्राकृतिक था, खुले में लोग रहते थे और अपनी जीवन की सुरक्षा के लिए पहाड़ों पर्वतों की कंदराओं में जाकर के छुप जाते थे। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि मध्य पाषाण काल में अब आवास के भी साक्ष्य मिलना शुरू हो गया। तो कैसे, क्या प्रमाण है इसके लिए हम देखते हैं। तो प्रमाण में देखते हैं कि चोपानी मांडो, ये एक प्लेस है चोपानी मांडो। ये प्लेस जो है ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में चोपानी मांडो है। इस चोपानी मांडो से झोपड़ी का साक्ष्य मिला। इसका मतलब ये है कि चूंकि तत्कालीन समय की संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी, इस समय का विकास नहीं हुआ, तो लोग अपनी जान माल की रक्षा करने के लिए, अपने को सुरक्षित रखने के लिए इस समय घास फूस इत्यादि से झोपड़ी नुमा आवास बना करके और उसमें रहते थे। इसके साथ साथ दमदमा से भी आवास के साक्ष्य हमें मिले हैं। तो ये बता रहा है कि इस समय धीरे धीरे समय का विकास हुआ, जनसंख्या बढ़ी, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी और उसके अनुरूप अब लोग अपने जीवन को थोड़ा सा सुव्यवस्थित या संतुलित करने के प्रयास में लगे हुए हैं। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि मध्य पाषाण काल के लोग अंतिम क्रिया से भी परिचित थे, जिसको हम अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। कैसे, इसको आप देखिए कि उस समय हम देखते हैं कि दमदमा, महदहा, सरायनाहर, ये जगह है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में 3 जगह है, दमदमा, महदहा, सरायनाहर। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में है भीमबेटका, ठीक है। इसके साथ साथ गुजरात में है लंघनाज। तो यहां से हम देखते हैं कि अंत्येष्टि संस्कार के प्रमाण मिले हैं, अर्थात वहां पर शवाधान के प्रमाण मिले हैं। जैसे लंघनाज में 14 शवाधान के हमें प्रमाण मिले हैं। तो ये जो हमने कहा कि यहां पर शवाधान के प्रमाण मिले हैं, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ के लोग, इस समय के लोग, मध्य पाषाण काल के लोग मरने के बाद मृतक को जमीन के नीचे क्या करते थे, दफना देते थे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यह संस्कृति उस समय की एक रिच संस्कृति थी। लोगों को पता था कि मरने के बाद क्या करना है। तो अंतिम क्रिया से भी इस समय के लोग परिचित थे। इसके पहले हमने अंतिम क्रिया के बहुत प्रमाण के विषय में चर्चा नहीं किया था। तो इस तरीके से आपने देखा कि मध्य पाषाण काल का एक क्षेत्र सांस्कृतिक क्षेत्र की कैसे जो प्रमाण मिले हैं, उस प्रमाण के आधार पर संस्कृति के क्षेत्र में इस समय क्या क्या हमें प्रमाण देखने को मिलते हैं सांस्कृतिक क्षेत्र में। अब एक चीज इस मध्य पाषाण काल में जो आखिरी बात हमें बताना है कि अब जो प्रमाण मिले हैं उन प्रमाणों के आधार पर इस काल की कुछ विशेषताओं को हम निकालते हैं, निष्कर्ष के रूप में देखते हैं कि मध्य पाषाण काल की क्या विशेषताएं थी। देखिए, नंबर 1 विशेषताओं की अगर बात करें कि इस काल का प्रमुख उपकरण जो था वो लघु पाषाण उपकरण था, जिसको क्या अंग्रेजी में माइक्रोलिथ बोलते हैं। प्रमुख उपकरण लघु पाषाण उपकरण था। इस समय का प्रमुख उपकरण लघु पाषाण उपकरण था। दूसरी बात कि इस समय के लोग अर्थात मध्य पाषाण काल के लोग कृषि और पशुपालन
से आंशिक रूप से परिचित हो गए थे। मतलब ये हुआ कि मध्य पाषाण काल में आंशिक रूप से कृषि और पशुपालन की शुरुआत हुई, पूर्ण रूप से नहीं, इसलिए कि कृषि और पशुपालन ये दोनों नवपाषाण काल की देन है, ये समझते चलिए। तो इस समय आंशिक रूप से हम देखते हैं कि आंशिक रूप से कृषि एवं पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, अर्थात आंशिक रूप से कृषि और पशुपालन की शुरुआत हो गई थी। तीसरी बात यहां पर हम देखेंगे कि मध्य पाषाण काल में, ठीक है ना, मध्य पाषाण काल में हम कहते हैं कि लोग कला से भी परिचित थे। ठीक है, मध्य पाषाण काल में लोग कला से भी परिचित थे। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि भीमबेटका से, मध्य प्रदेश में है भीमबेटका प्लेस, भीमबेटका से इस समय पशु, पक्षी और मानव के चित्र के प्रमाण मिले हैं। अर्थात भीमबेटका की गुफाओं में पशु पक्षी के साथ साथ मानव के चित्र का भी यहाँ पर प्रमाण मिले। मतलब क्या है कि इस समय के लोग कला से भी परिचित हो गए थे। ठीक है, कला के विषय में चूंकि भीमबेटका से प्रमाण मिला है। एक तीसरी बात, चौथी बात जो है, चौथी विशेषता के रूप में देखेंगे कि मध्य पाषाण काल के लोग, ठीक है, मध्य पाषाण काल के लोग मतलब कह सकते हैं कि अगले पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते थे। एक अनुमान लगाया गया, अनुमान लगा के विशेषता बताया गया। कैसे आप देखते हैं, देखते इस रूप में हम कहते हैं इसको कि चूंकि इस काल में, मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि जो मृतक का शव होता था, जो समाधान मिले हैं, उस समाधान में क्या था कि मृतक के जरूरी उपयोगी उपकरण को भी रख दिया जाता था। जैसे दमदमा से ये देखा गया कि दमदमा के एक समाधान में कुछ उपकरण के प्रमाण मिले। इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि इस काल में क्या था कि इस काल के लोगों का अगले जन्म में विश्वास था कि मरने के बाद ये अगले जन्म में उसका उपयोग करेगा। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं एक पांचवी विशेषता कि मध्य पाषाण काल में ही पहली बार मानव के अस्थि पंजर, जिसको अंग्रेजी में स्केलेटन बोलते हैं, मानव के अस्थि पंजर का हमें प्रमाण मिला है। यह प्रमाण जो मानव के अस्थि पंजर का मिला है वो गुजरात के लंगनाद से, उत्तर प्रदेश के लेखिया एक जगह है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में, साथ साथ प्रतापगढ़ जिले के सराय नाहर, यहां से मानव के अस्थि पंजर के प्रमाण मिले हैं। पहली बार मध्य पाषाण काल में ही सबसे पहले मानव के अस्थि पंजर का हमें प्रमाण मिला। तो इस प्रकार आप देखिए कि मध्य पाषाण काल में जो हमारे पास प्रमाण मिले, जो साक्ष्य मिले, उस साक्ष्य के आधार पर इस काल के हम आर्थिक क्षेत्र के विषय में कुछ अनुमान लगाए, उस साक्ष्य के आधार पर इस काल के हम कुछ सांस्कृतिक क्षेत्र के विषय में अनुमान लगाए, और साथ ही साथ कुछ विशेषताओं को हमने आपको बताया एक मध्यवर्ती काल, संक्रमणकालीन काल के विषय में। ठीक है, अब ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद फिर हम अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे।